Good morning, everyone. Good morning, everyone. नाम की हरियाणा वाली लगाना था। तो ग्वालियर वाले स्टूडेंट्स आ जाइए। ग्वालियर वाले स्टूडेंट्स की क्लास है पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2। यूनिट नंबर 3। वी वर डूइंग यूनिट नंबर 3। एक टॉपिक आपका रह गया था लास्ट You are क्लास में। currently the only person in this conference. ठीक है। एक टॉपिक आपका रह गया था लास्ट क्लास में। एमपी एक्ट 2011। इसको आज फिनिश करके वी विल स्टार्ट विद यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे इसके बाद। यूनिट 3 में से पेज नंबर इज 107। पेज नंबर इज 107 फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। पेज नंबर 107 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश अधिनियम 2011 के बारे में विस्तार से लिखिए, प्रश्न नंबर 24। ठीक है। और इंग्लिश में है पेज नंबर 116। 116। You are currently the only person in this conference. 116 है पेज नंबर। बट इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगी, वो साथ साथ पॉइंट्स भी लिखते रहें इसके अलावा भी, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो देखिए पेज नंबर हिंदी वाले स्टूडेंट्स 107 पे एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स साथ साथ नोट प्रिपेयर कर लीजिए। टॉपिक है आपका एमपी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एमपी एक्ट। टू 2011। ठीक है, एमपी एक्ट 2011। तो देखो इसको, इसमें बहुत सारे आपके सब डिविजन्स है इस टॉपिक में। एमपी एक्ट 2011 में कई सारे सब डिविजन्स देखने को मिलेंगे। 20 सब डिविजन्स है इस एक्ट के। जैसे पहला हो गया कि नियम के बारे में उसका नेम वगैरह बताना। सेकंड हो गया उसकी परिभाषाओं से रिलेटेड। थर्ड हो गया आपका स्कूल के बाहर के बालकों के लिए You are विशेष, currently the only person in this conference. स्कूल के बाहर के बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण। ठीक है। उसके नेक्स्ट हो गया धारा 6 के प्रयोजन हेतु क्षेत्र या सीमा क्या डिसाइड हुई है बच्चों के लिए। राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य मीन्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वहां के लोगों की। फिर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड से रिलेटेड है। फिर है आपके कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बालकों का प्रवेश। तो इन सबको, इन सब बहुत डिटेल में आपकी बुक में गिवन है। तो इन सबको थोड़ा शॉर्ट में करके, इन सबको थोड़ा शॉर्ट में करके वी विल स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो, हम स्टार्ट करेंगे इसके थर्ड पॉइंट से। इसके थर्ड पॉइंट से, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ नियम को एक्सप्लेन किया गया है, नियम का नाम बताया गया है कि 2011 में स्टार्ट हुई थी निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, उसका नेम है फर्स्ट वाले में। ठीक है। फर्स्ट में आपको नेम दिया गया है, डेफिनेशन दी गई है। लिखते जाइए साथ साथ में। एमपी एक्ट फर्स्ट है, इसका शॉर्ट नेम कह सकते हैं आप। ठीक है। शॉर्ट नेम, शॉर्ट टाइटल इसको क्या गिवन है? शॉर्ट टाइटल यही है, राइट टू एजुकेशन एमपी एक्ट 2011। यही है इसका शॉर्ट टाइटल, यही है इसका शॉर्ट You are टाइटल। currently the only person in this conference. हरियाणा वाली भी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी अभी, जैसिका, अभी स्टार्ट होने वाली होगी।
हिंदी हिंदी वाले बच्चे भी देखिए। पहला है संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। प्रारंभ हुआ, संक्षिप्त नाम हो गया आपका निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसके बाद है आपका, और स्टार्ट हुआ 2011 में हुआ। फिर है परिभाषाएं, डेफिनेशन से रिलेटेड है चीजें कि सबको क्या क्या कहा जाता है, विकास खंड अधिकारी का क्या मीनिंग है, ये सब चीजें हैं। विकास खंड अधिकारी का क्या मीनिंग है, उसके क्या जिम्मेदारी है, ये चीजें सेकंड वाले में मेंशन है। तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड में सिर्फ डेफिनेशंस है आपकी। सेकंड डेफिनेशन से रिलेटेड है कि किसको क्या कहा गया है। अगर सीमा की बात की गई है, कि क्षेत्र की बात कही गई है, तो क्षेत्र का क्या मीनिंग है, या विकास खंड अधिकारी का क्या मीनिंग है, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर का क्या मीनिंग है, शेड्यूल का क्या मीनिंग है, डिस्ट्रिक्ट का क्या मीनिंग, डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, जिला जो होता है उसका क्या मीनिंग है। तो ये है। इसके बाद फिर है थर्ड है आपका स्कूल के बाहर के बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण, स्पेशल ट्रेनिंग। थर्ड है आपका स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ये आपका थर्ड पॉइंट इसमें। ये है आपका थर्ड पॉइंट, स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग में क्या क्या सब पॉइंट्स है, इसके अंदर भी, सबके अंदर सब पॉइंट्स काफी सारे मेंशन है। तो इसके अंदर आपका सब पॉइंट है कि विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की सबसे पहले पहचान करनी है कि स्पेशल ट्रेनिंग आखिर हमें देनी किसको है। स्पेशल ट्रेनिंग आखिर हमें देनी किसको है, उन बच्चों की सबसे पहले पहचान करनी है। उसके अलावा उनकी एज के अकॉर्डिंग आप साथ साथ मेंशन करते जाइए, उनकी एज के अकॉर्डिंग, आयु के अनुरूप उन्हें सीखने के लिए हमें उनको ट्रेनिंग हमें देनी है। उसके अलावा है, उसके अलावा कि इनके लिए विशेष रूप से शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, विशेष शिक्षकों के द्वारा होगा। न्यूनतम इनका प्रशिक्षण, न्यूनतम यानी कि मिनिमम कितने टाइम का होना चाहिए, 3 मंथ्स का होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उसको और बढ़ाया भी जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है, अप टू 2 इयर्स तक उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो विशेष प्रशिक्षण वाले में क्या आ जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे, बाहर हैं, उनकी सबसे पहले पहचान करना, उनको उनकी एज अप्रोप्रिएट और उनकी एबिलिटी की अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग का पीरियड कितने टाइम होगा, मिनिमम 3 इयर्स, मिनिमम 3 मंथ्स होना जरूरी है, और मैक्सिमम उसको एक्सटेंड कितना कर सकते हैं, 2 इयर्स तक उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है एरियाज और लिमिट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6। सेक्शन 6 यानी कि इसी एमपी एक्ट है ना ये, तो इसी में सेक्शंस अलग अलग होते हैं। तो उसी का है धारा 6 के प्रयोजन हेतु क्षेत्र या सीमा, क्षेत्र या सीमा के बारे में इसमें बताया गया है। लिखिए एरियाज और लिमिट्स। फोर्थ है आपका इसमें एरियाज और लिमिट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6। तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6 के हिसाब से एरिया और लिमिट्स क्या तय करी गई हैं, क्षेत्र, क्षेत्र मीन्स कितने क्षेत्र के बच्चों को कवर करना है, कैसे कैसे क्या चीजें इंक्लूड करनी है एमपी एक्ट में, तो ये है। तो क्षेत्र या सीमा के बारे में ये बताया गया है कि अगर कोई स्कूल 1st to 5th तक का है किसी एरिया में, कोई स्कूल 1st to 5th तक का है किसी एरिया में, और अगर हमें जरूरत महसूस होती है तो हमें उस स्कूल को अप टू 8th तक, हाँ जी जैसिका बोलिए, क्या नहीं समझ आ रहा। आप हरियाणा वाले स्टूडेंट हैं या आप ग्वालियर वाले स्टूडेंट हैं, ये तो बताइए। ये ग्वालियर वाली क्लास है, ये ग्वालियर वाली क्लास है। हाँ जी जसिका, तो ये ग्वालियर की क्लास है, आपको कैसे समझ आएगा इसका, आपकी बुक में ये है नहीं। हरियाणा वाली होने वाली होगी स्टार्ट, एक्चुअली आज नया स्टार्ट हुआ है ये आपकी वेबसाइट पे, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्टार्ट होने वाली होगी क्लास।
ठीक है, डोंट वरी। कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा हरियाणा वाले। एक बार ना कॉल करके पूछो, इंस्टीट्यूट का किसी का नंबर हो, दे विल एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे ज्वाइन करना है वहां पे क्लास। आप जब अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे, जो भी आपको लिंक मिला हुआ है ना, जो भी आपको लिंक मिला हुआ है उसको जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे एक्टिव क्लास आपको शो होगी, उसको आप चेक करिए। एक तो मेरी क्लास शो हो रही होगी आपको और एक मैम की क्लास शो होगी। या अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता ना, तो एक बार इंस्टीट्यूट में किसी नंबर पे कॉल करके उनसे समझिए कि कैसे आपको ओपन करना है। ठीक है, ओके, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। You are currently the only person in this conference. चलो ठीक है, अब आगे देखिए। तो धारा 6 यानी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग एरियाज और लिमिट्स, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई बच्चा अगर कोई स्कूल 1st to 5th तक का है, लेकिन जरूरत महसूस होती है उस एरिया में कि उस स्कूल को अप टू 8th होना चाहिए, तो उस स्कूल को अप टू 8th बनाने का, अपग्रेड करने का कोशिश की जाए, अपग्रेड करने की कोशिश की जाए। ठीक है, फिर है कि अगर कोई स्कूल किसी ऐसे मैदानी एरिया में है जहाँ पे बाढ़ वगैरह आ सकते, या मैदानी एरिया में है, खतरनाक किसी एरिया में है, या किसी बाढ़ वाले एरिया में है, या सड़कों का अभाव है, प्रॉपरली सड़क वगैरह वहां पे नहीं है, लोग चीजें ठीक से नहीं है, तो वहां पे क्या करना होगा, वहां पे उन सीमा को कम करते हुए ऐसे रीति में स्कूल की स्थापना करेंगे जैसे ऐसे खतरों से बचा जा सके। तो उस एरिया के अलावा ऐसे एरिया में स्कूल ओपन करे जाएंगे उस सीमा को छोड़ के, कि जहाँ पे वो खतरे ना हो, जहाँ पे उन खतरों से बचा जा सके, जहाँ पे उन खतरों से बचा जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद है, अगर इसके अलावा और है कि अगर किसी सीमा में, मतलब किसी एरिया में अगर कोई स्कूल नहीं है, तो वो वहां के अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार की या स्थानीय प्राधिकारी की, कि अगर किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ठीक से नहीं है, या अगर कोई स्कूल है आसपास, वहां आने जाने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल, तो वो सब बच्चों को अवेलेबल कराई जाए। ये है इसमें। देन है, और कोई बच्चा अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है या डिसेबल्ड है, वो स्कूल पहुंचने में बाधित हो रहे हैं किसी वजह से, तो उनके लिए भी फैसिलिटीज करवाई जाए। तो ये इसके अंदर आ जाता है सीमा और क्षेत्र वाले में। नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। लिखिए, ड्यूटीज ऑफ ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटी बनती है, कि सबसे पहले क्या करे, जितने भी बच्चे हैं पढ़ने की एज वाले, 6 से 14 वर्ष प्राइमरी, 6 से 14 वर्ष जो अप टू 8th क्लास के पढ़ने वाले हैं, उनको चिन्हित करें, चाहे वो दूर दराज किसी एरिया में रह रहे हो या वो डिसेबल्ड हो। देखो, निरक्षर बालक हो, वंचित समूह के बालक हो, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन वाले हो, कमजोर वर्ग के बालक हो, तो उनको चिन्हित करे और उनको पहचाने कि किसको नीड है। उसके अलावा You are और क्या currently the ड्यूटीज, only person in this conference. उसके अलावा और क्या ड्यूटीज बनेंगी लोकल गवर्नमेंट की, ये ड्यूटीज बनेंगी कि किसी भी वर्ग या समूह के किसी भी बच्चे से कोई दुर्व्यवहार ना कर पाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की, सरकार की, या वहां का जो भी अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सबके जो भी जाति है, धर्म है, जो भी लैंग्वेज है, उनका संरक्षण करे, उनका प्रिजर्वेशन करे। ये जिम्मेदारी इनकी बनती है कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। और उनको क्या क्या चीजें फैसिलिटीज मिले, मिड डे मील वगैरह हो गया, खेल का मैदान प्रॉपरली स्कूल्स में होना चाहिए, पिए जल की व्यवस्था यानी कि पानी पीने के लिए पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपरली साफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर वहां पे होना चाहिए, शौचालय होने चाहिए, सफाई वहां पे प्रॉपरली
होनी चाहिए। और जो भी बच्चे पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, ठीक है, जो भी बच्चे पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, या जो भी गर्ल्स हैं, या जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिफॉर्म वगैरह स्कूल की, उनको यूनिफॉर्म वगैरह उपलब्ध कराई जाए। तो ये सारी चीजें हैं किसके अंदर, ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट है आपका 6th पॉइंट, देखिए 6th पॉइंट है आपका, 6 पॉइंट में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन बाय लोकल अथॉरिटी, यानी कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का संधारण, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन बाय लोकल अथॉरिटी। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में सोचिए क्या क्या काम होंगे उनके, कि जो भी बच्चों का एडमिशन हुआ है, जो भी बच्चों का एडमिशन हो रखा है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन बाय लोकल अथॉरिटी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी के द्वारा मेंटेनेंस किया जाए, लोकल अथॉरिटी के द्वारा मेंटेनेंस किया जाए रिकॉर्ड का। तो रिकॉर्ड के मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, देखिए रिकॉर्ड के मेंटेनेंस में आ जाएगी आपकी, You are currently the only person in this conference. रिकॉर्ड के मेंटेनेंस में कि कितने बच्चे हैं स्कूल जाने लायक एज में, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखे, कौन कौन से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कौन कौन से बच्चे कितने कौन से रिलीजन के हैं, या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये सब चीज काम करने का, ये सब मेंटेन करने का रिकॉर्ड का काम किसका है, लोकल अथॉरिटी जो भी वहां की है उनका काम है, कि कितने बच्चे किस क्लास में हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, ठीक है, कितने गर्ल्स है कितने बॉयज है, किसको फ्री यूनिफॉर्म जा रही है, किसकी फ्री फीस लग रही है, या कौन बच्चा अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन कितनी दूर से आता है, कौन कितनी दूर से नहीं आता, ये सब चीजों का रिकॉर्ड रखने का काम किसका है, लोकल अथॉरिटी का। उसके अलावा सभी बच्चों के नाम प्रॉपरली, उनका सेक्स मेल है कि फीमेल है, कहाँ रहता है, एड्रेस, कौन सी क्लास में है, कहाँ से आता है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, ये सब भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बालकों का प्रवेश, ठीक है, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, कमजोर वर्ग, admission of students of weaker section and disadvantaged group, ठीक है, एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। तो कमजोर वर्ग के बालकों के लिए ये देखा जाए कि किसी भी बच्चे को सेपरेट ना किया जाए, सेग्रीगेट ना किया जाए, ये देखने की जिम्मेदारी है, ठीक है, ये देखना है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रह पाए, किसी भी बच्चे को अलग ना कर दिया जाए। देन है इसमें कि उनके साथ भेदभाव ना हो, इस चीज का ध्यान देना चाहिए, उनके साथ भेदभाव ना हो। स्पेशल एडमिशन वाले कॉलम में तो यही चीज आएगी कि मेन उनके साथ भेदभाव ना हो, ठीक है, उनको चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, या इकोनॉमिकली वीकर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हें एडमिशन से वंचित ना रखा जाए, उन्हें पढ़ाई से वंचित ना रखा जाए। ये हो गया आपका इसमें। देन है आपका राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, यानी कि रीइंबर्समेंट ऑफ पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लिख लीजिए, रीइंबर्समेंट ऑफ पर चाइल्ड, You are currently the only person in this conference. रीइंबर्समेंट ऑफ पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर बाय स्टेट गवर्नमेंट,
बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके अंदर यही है कि एंड ऑफ द सेशन, हर साल में हर साल के एंड में, सेशन के एंड में हर बच्चे का मतलब मार्च में जब सेशन खत्म होता है एट द एंड ऑफ मार्च, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों की क्या की जाएगी, उनका जितना भी पर बच्चे का खर्च आया है उसका रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट क्या होता है, पैसों का रिटर्न, एक तरीके से वापस उनके पैसे उनको मिल जाए, उस तरीके का रीइंबर्समेंट किया जाए। और ये स्टार्ट हुआ था 2011, फर्स्ट इसका एकेडमिक ईयर था 2011 टू 2012। फर्स्ट इसका एकेडमिक ईयर था 2011 से 2012। और ये कौन करता था, ये प्रतिपूर्ति कौन करता था, रीइंबर्समेंट कौन देता था, रीइंबर्समेंट दी जाती थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देखो हिंदी वाली बुक में मेंशन भी है आपको, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित किए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष के शैक्षणिक सत्र के एंड में, शैक्षणिक सत्र का एंड कब होता है, मार्च में, की जाएगी इस प्रयोजन के लिए प्रथम शैक्षणिक स्तर 2011 से 2012 होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन। तो बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिशन के टाइम बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट देखें कि कहाँ का बना हुआ है। तीन तीन आपको इसमें कॉलम, तीन आपको इसमें दिए गए हैं कि जहां जहां का बर्थ सर्टिफिकेट अप्रूव माना जाएगा। जैसे देखो पहला है अस्पताल सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ, एएनएम का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड। एएनएम होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो होती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो होती हैं उनका रजिस्टर रिकॉर्ड, यानी कि बच्चा अगर वहां पे किसी अस्पताल या किसी जो होते हैं ना जहाँ पे बच्चों का जन्म होता है, वहां पे अगर एएनएम के द्वारा रजिस्टर में रिकॉर्ड है तो उसको भी माना जाएगा प्रमाणित। दूसरा है आंगनवाड़ी में अगर रिकॉर्ड है उस बच्चे के जन्म का तो उसको भी माना जाएगा। और तीसरा है पालक या अभिभावक द्वारा बच्चों की आयु का स्व घोषणा पत्र, बशर्ते कि बालक के पालक या अभिभावक को बालक की जन्म तिथि में सत्यापन का प्रमाण पत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहाँ की वो रहता है कि निर्वाचित किसी प्रतिनिधि से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। यानी कि एक बच्चा, अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो वो प्रमाण पत्र भी माना जाएगा, अगर आंगनवाड़ी में उसका रिकॉर्ड है तो वो माना जाएगा। और तीसरा, अगर मान लीजिए पहले क्या होता था, घर में कई बार बच्चों का जन्म हो जाता है, तो घर में हो जाता है अगर जन्म और उसका रिकॉर्ड आंगनवाड़ी या उसमें नहीं है, तो पेरेंट्स को क्या करना होगा, वहां का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उस एरिया के, उससे क्या बनवाना पड़ेगा, हमें उससे क्या बनवाना पड़ेगा, एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा उस प्रतिनिधि के साइन द्वारा, और खुद से स्व घोषणा करनी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा इस दिन को ये बच्चे का जन्म हुआ था, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका 10th वाला। 10 देखिए, प्रवेश की विस्तारित कला विधि। प्रवेश की यानी कि एडमिशन के लिए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एडमिशन। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एडमिशन में एक ही चीज है कि जो भी लास्ट डेट होती है, देखो किसी स्कूल में प्रवेश की विस्तारित अवधि शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि से 3 मास की होगी। यानी कि जो भी लास्ट डेट है एक्सटेंडेड, यानी कि एक्सटेंडेड टाइम मिलता है ना एडमिशन के लिए, कई बार आपने देखा होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी आपको असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए भी एक्सटेंडेड टाइम मिलता है। एक्सटेंडेड टाइम मिलता है, बढ़ा के जो विस्तारित कालावधि मिलती है तो उसी को बोलते हैं, वो है 3 मंथ की। तो जो लास्ट डेट है उससे 3 मंथ की अवधि तक एडमिशन कराए जा सकते हैं। तो ये है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एडमिशन, 10th पॉइंट है। 10th पॉइंट है आपका एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एडमिशन, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एडमिशन। 11 देखिए, 11th है आपका पॉइंट स्कूल रिकॉग्निशन, स्कूल की मान्यता। ये खुद में बहुत लेंदी टॉपिक है, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या बात है स्कूल की मान्यता से रिलेटेड। तो स्कूल रिकॉग्निशन हो गया आपका 11, स्कूल रिकॉग्निशन, ठीक है। स्कूल रिकॉग्निशन हो गया आपका। इसमें स्कूल रिकॉग्निशन में ये बात ध्यान रखनी है कि प्रत्येक स्कूल को, मतलब ये बात ध्यान रखनी है कि उन्हें अपने स्कूल को रिकॉग्नाइज करवाना है, उसके लिए अप्लाई करना है प्रारंभ होने से पहले ही।
प्रारंभ होने से पहले ही, मतलब जब भी स्थापित हुआ है स्कूल उससे पहले ही आपको ध्यान रखना है कि आवेदन कर देना है। आवेदन कहाँ कर देना है? जिला शिक्षा अधिकारी को कर देना है आवेदन, वहां से वो प्रमाण पत्र जारी होगा। और वेबसाइट पे भी इस चीज को अपडेट करने का काम स्कूल का है कि स्कूल इस प्रयोजन के लिए संधारित वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्राप्त करेगा, ताकि स्कूल की जानकारी जनता के लिए उपलब्ध हो। यानी कि ये सब चीजें ऑनलाइन भी हो जाएंगी, ताकि हर पेरेंट या अभिभावक भी या किसी और को भी अगर कुछ देखना है कि स्कूल मान्यता प्राप्त है कि नहीं, तो वो डायरेक्ट वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें फ्रॉड वाली चीज जो है वो कम हो जाएगी इसकी हेल्प से। इसकी हेल्प से फ्रॉड वाली चीज जो है कम हो जाएगी। इसके लिए कि स्कूल को रिकॉग्निशन कब मिलती है? जब वो क्या होगा, स्टैंडर्ड्स पे खड़ा उतरता है ना। जब स्टैंडर्ड्स पे खड़ा उतरेगा, इसका कौन करेगा निरीक्षण? इसका निरीक्षण कौन करेगा? इंस्पेक्शन कौन करेगा? जिला शिक्षा अधिकारी जो भी वहां का होगा। ये इस चीज का इंस्पेक्शन स्कूल में जाके फिजिकल तौर से किया जाएगा कि ये स्कूल उस स्टैंडर्ड पे, जो इसने कागजों में लिख के भेजा है, स्कूल की तरफ से जो कागजों में लिख के डिटेल्स आई है कि हमारे स्कूल में फला चीज है या फला चीज है, या ऐसा है, स्कूल बहुत बड़ा है, प्लेग्राउंड भी है हमारे पास, ये भी है, तो वो सब चीजें सच में है भी या नहीं। तो इन सब चीज की इंस्पेक्शन करने का काम है जिला शिक्षा अधिकारी का। उसके अलावा इसी में है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 25% एडमिशन, उनके बच्चों को 25% एडमिशन स्कूल में, हर क्लास में, पर क्लास में 25% एडमिशन देना होगा। ये चीज भी स्कूल्स की है, खास करके प्राइवेट स्कूल्स के लिए बात है कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए बात है कि 25% सीट्स उनके लिए रिजर्व होंगी। इसके अलावा स्कूल में और क्या होना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होना चाहिए। बच्चों के लिए प्रॉपरली सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर की कभी आग लग जाए, या अब के जो नए स्कूल बन रहे हैं उसमें तो नए सिस्टम से भी बन रहे हैं कि फायर का जरा सा भी कुछ होगा तो वो अलार्म सिस्टम या सायरन वगैरह जो है वो बच जाया करेगा। ये सब चीज होनी चाहिए। उसके अलावा स्कूल में कोई भी जो निरीक्षण करने आए उसके लिए स्कूल के गेट्स ओपन रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको मना कर दिया जाए कि नहीं, आप नहीं कर सकते हमारे स्कूल का निरीक्षण, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर किसी स्कूल को फीस बढ़ानी है, फीस से रिलेटेड कुछ भी चीज है, फीस से रिलेटेड, ट्यूशन फीस से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट फीस से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो पहले से ही पूर्व निर्धारित रहेगी फीस। किसी भी सेशन के स्टार्टिंग में, कोई भी जब सेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले ही आपको फीस का निर्धारित कर लेना है। बार बार आप फीस को नहीं बढ़ा सकते। और फीस भी उस अकॉर्डिंग रहेगी जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड हुई है। आप उससे ज्यादा बहुत ज्यादा पैसे वसूल नहीं सकते। देन है स्कूल मान्यता प्राप्त का नवीकरण, यानी कि अगर आपको री इशू करवाना है, जैसे रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होता है ना, 1 साल के लिए होता है या 5 साल के लिए होता है, जितने भी साल के लिए अगर है, उसको जब आपको री इशू कराना है तो उसके लिए भी पहले से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज आपके स्कूल की मान्यता खत्म होने वाली है और आप अप्लाई कर रहे हैं 10 दिन बाद। आज खत्म होने वाली है, उससे पहले ही आपको उस चीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 45 डेज पहले ही। जब आपकी स्कूल की मान्यता खत्म होने वाली है उसके 45 डेज पहले से ही आपको उस चीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई न्यू स्कूल खोलना है तो बिना मान्यता के कोई भी नया स्कूल आप नहीं खोल सकते। तो ये सब इसके अंदर की काफी सारी डिटेल्स थी स्कूल रिकॉग्निशन मान्यता वाले के अंदर, जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है आपका स्कूल प्रबंधन समिति। स्कूल प्रबंधन समिति 12th है ना ये आपका? 12th स्कूल, एसएमसी बोलते हैं इसको, एसएमसी, मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी देखिए, एसएमसी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, स्कूल प्रबंधन समिति। प्रबंधन समिति यानी कि जो स्कूल को मैनेज करेंगे, स्कूल में डिस्कशन करेंगे उसको लेके, अगर कोई चीज करनी है तो। इसमें प्राइमरी स्कूल में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए इस कमिटी में? प्राइमरी स्कूल में मिनिमम 18 मेंबर्स होने जरूरी हैं। और मिडिल स्कूल है, अगर मिडिल स्कूल यानी कि अप टू 8th तक वाला स्कूल है, तो वहां पे 16 मेंबर होने चाहिए। वहां पे 16 मेंबर होने चाहिए। प्राइमरी स्कूल में कितने? 18 मेंबर। प्राइमरी स्कूल में 18 मेंबर और मिडिल स्कूल में 16 मेंबर होने चाहिए। इसमें से
3/4 कौन होंगे इसके अंदर ही, 3/4 जो होंगे वो पेरेंट्स होंगे। 3/4 हिस्सा किसका होगा, पेरेंट्स का होगा, पेरेंट्स होंगे उसमें। और पेरेंट्स किसके होने चाहिए, बच्चे जो है या तो बच्चे जो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड क्लास में टॉप रहे हैं अपनी क्लास में, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक और पेरेंट्स किसके हो सकते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अगर कोई बच्चा है या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई बच्चा है तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर पार्षद हो सकता है उस एरिया का, ठीक है, मेयर हो सकता है उस एरिया का, और स्कूल की वरिष्ठ कोई महिला शिक्षक होगी उसके अंदर। तो ये सब इसके अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि कैसे कैसे कितने कितने मेंबर्स इसमें होंगे। महीने में कम से कम एक बार मीटिंग करनी जरूरी है, एसएमसी कमेटी जो बनती है महीने में एक बार कम से कम मीटिंग करनी जरूरी है। और क्या काम है इनका, कि बच्चे निरंतर स्कूल में आ रहे हैं कि नहीं, कॉन्टिन्यूसली उनकी अटेंडेंस है कि नहीं है, और उनका एनरोलमेंट ठीक से हो रखा है कि नहीं, बच्चे गैप में तो नहीं आ रहे, क्यों छुट्टी कर रहे हैं, क्या, ये सब रीजंस भी पता करना इनका काम है। मॉनिटर करना, ठीक है, मॉनिटर करना, स्कूल के जितने भी वर्क है उन्हें मॉनिटर करना, स्कूल में जितना भी खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, एक्सपेंडिचर पूरे साल का, उसको उसका देखना कि कैसे खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे पैसे जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं जा रहे। तो ये सब चीजें आ जाती हैं एसएमसी के अंदर। नेक्स्ट है आपका स्कूल विकास योजना तैयार करना, 13th है आपका इसमें स्कूल विकास योजना तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रिपरेशन ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रिपरेशन ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या है, देखो कम से स्कूल में जो भी विकास योजना तैयार करनी है उसमें कम से कम 3 महीने पहले ही विकास योजना तैयार की जाएगी। अगर कुछ भी नया करना है तो 3 मंथ्स प्रायर ही आपको उस चीज को तैयार करना होगा उस चीज को। ठीक है, और क्या करना है, जितने भी बच्चों के खर्च हैं, अगर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है या उन्हें ड्रेस उपलब्ध कराई जा रही है या ये सब चीज है, तो उसकी जो भी आवश्यकता है वो पहले से आपको पता होनी चाहिए। वित्तीय खर्च कितना भी हो रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड है इसके अंदर, इकोनॉमी से रिलेटेड है कि कितना व्यय हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर इसके अंदर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, ये सब चीजों का देख रेख करने का काम है। स्कूल विकास योजना के अंतर्गत ही ये सब आ जाएगा कि कितना हमारे पास पैसा है स्कूल के पास और कितना हम उसके विकास फंड में लगा सकते हैं, कितना उसके डेवलपमेंट में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको शिक्षकों का वेतन, सैलरी एंड अलाउंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर, यानी कि शिक्षकों का वेतन तथा भत्ता तथा सेवा के निबंधन तथा शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर, सैलरी एंड अलाउंस, सैलरी एंड अलाउंस, सैलरी and allowance and terms and conditions, terms and conditions of for service of teacher, for service of teachers. Okay, terms and conditions of service of teachers, सर्विस ऑफ टीचर्स कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कि कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितना भत्ता उनको मिलना चाहिए, कितना उनका हर साल उनका बढ़नी चाहिए सैलरी। ठीक है, क्या उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टीचर्स के लिए क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये सब इसके अंदर आ जाता है, ये सब इसके अंदर आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस वाले में, कि कितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए। टीचर्स को अगर स्कूल लेफ्ट आउट करना है, छोड़ना है, तो उनके लिए क्या क्या चीजें हैं वो कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे नहीं छोड़ सकते, ये सब चीजों का पहले से ही होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है ऑलरेडी टीचर्स के लिए। नेक्स्ट है शिक्षकों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ टीचर्स। अब देखो, पहला जब हमने स्टार्ट किया था इसे करना फर्स्ट से, इधर देखिए,
जब हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, पहले हमने टाइटल समझा, डेफिनेशंस वही वर्ड्स की हैं जो जो वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं इस पूरे एमपी एक्ट में। उसके बाद है बच्चों को लेके बात हुई सबसे पहले, ठीक है, बच्चों को ट्रेनिंग को लेके बात हुई, एरियाज एंड लिमिट्स में भी बच्चों की ही बात हुई। उसके बाद जब बच्चों की बात हो गई, उसके बाद अब आई लोकल गवर्नमेंट, जो भी लोकल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या कर्तव्य हैं उनकी बात होना स्टार्ट हो गई। बच्चों के वो लोग रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज सेक्शन, फिर एडमिशंस की बात आ गई, एडमिशंस को लेके ये वाला भी कॉलम एडमिशन को लेके था, ये भी एडमिशन को लेके ही है। फॉर एडमिशन देखो, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ का माना जाएगा, वो भी एडमिशन के लिए। ये भी है एडमिशन के लिए एक्सटेंडेड पीरियड का टाइम, कितने मंथ्स, 3 मंथ्स लास्ट डेट से। फिर है स्कूल रिकॉग्निशन को लेके बात होने लगी, स्कूल के मान्यता। फिर स्कूल में जो मैनेजमेंट कमेटी है, देन आ गया अब स्कूल का डेवलपमेंट, फिर आ गया अलाउंस वाला। अब नेक्स्ट है इनकी ड्यूटीज ऑफ टीचर। अब टीचर्स पे आ गया ये ड्यूटीज ऑफ टीचर, कि टीचर की क्या क्या ड्यूटीज हैं, टीचर्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं। टीचर्स की क्या क्या ड्यूटी है, तो देखो उनकी ड्यूटी है कि जो भी उनको पढ़ाना है, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो सब वो तैयार करें, पाठ्यक्रम का विकास करें, करिकुलम बनाए, क्या उन्हें पढ़ाना है, क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल उन्हें यूज करने हैं, उन सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके लिए अवेलेबल कराए जाए, यानी कि ये टीचर्स जो है, इन सर्विस टीचर्स की बात हो रही है, तो जो भी उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, रिफ्रेशर कोर्स हो, उसमें वो अपनी पूरी भागीदारी निभाएं, ठीक है, पाठ्यक्रम का विकास करें। और न्यूनतम उनके लिए आवर्स डिसाइड किए गए हैं कि न्यूनतम न्यूनतम पूरे वीक में 45 आवर्स टीचिंग के उनके होने चाहिए, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन टाइम। इसमें ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग जो भी वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं या टीचिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन टाइम होता है ये 45 आवर्स, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन टाइम 45 आवर्स पर वीक है ये, पर वीक उनका न्यूनतम इतना इतना उनको वर्क करना होता है, न्यूनतम इतना उनको वर्क करना होता है। नेक्स्ट भी आपका टीचर से रिलेटेड ही है, देखो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ टीचर्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ टीचर, ये भी मैं यही लिख देती हूँ, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ टीचर्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ टीचर्स। ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या होता है, शिक्षकों की अगर कोई भी शिकायत है, तो उसको दूर करना किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का, कमेटी का, या लोकल अथॉरिटी का, इन सबका ये काम है कि शिक्षकों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका निवारण किया जाए। कितने दिन के अंदर, मिनिमम कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर इस चीज का निवारण किया जाए, इसके लिए समिति तैयार हो और मिनिमम 30 डेज में उनका शिकायत को उनकी दूर किया जाए। नेक्स्ट है, आप देखिए 17th आपका है, 17th है मेंटेनिंग पीपल टीचर रेशो इन ईच स्कूल, यानी कि प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात बनाए रखना, कि कितने टीचर्स पे कितने कितने बच्चों पर कितने टीचर्स होने चाहिए, ये चीज को मेंटेन रखना, यानी कि मेंटेनिंग पीपल टीचर रेशो इन ईच स्कूल 17th है आपका। 17th है मेंटेनिंग मेंटेनिंग pupil टीचर रेशो इन ईच स्कूल, की हर स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा भी नहीं होने जाने चाहिए कि एक टीचर पे 50-50 स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, इस अनुपात का, कि बच्चे कितने, कौन सी क्लास में टीचर्स के पास कितने बच्चे होने चाहिए। 30-35 बच्चे जनरली होते हैं क्लास में, उतने होने चाहिए। कई 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 बार देखा जाता है कि एक एक टीचर पे 50-50 स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो प्रॉब्लमैटिक है, वो रेशो में नहीं है, मतलब चीजें, मतलब वहां पे टीचर्स की और ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है 18th आपका, 18th आपका पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रक्रिया अभिकथित करने हेतु शैक्षणिक प्राधिकारी, ठीक है। पाठ्यचर्या से रिलेटेड है आपका एकेडमिक अथॉरिटी
फॉर लेइंग डाउन द करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर। एकेडमिक अथॉरिटी पूरी होनी चाहिए जो करिकुलम बनाए। करिकुलम बनाने में सिर्फ एक टीचर का हाथ नहीं होता, बहुत सारे लोग लगते हैं करिकुलम को बनाने में। अगर स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे बनाना है तो बहुत एक हाई लेवल कमिटी उसके लिए होनी चाहिए। तो एकेडमिक अथॉरिटी फॉर लेइंग डाउन द करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर। academic authority for laying down the curriculum and evaluation, बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा उस चीज के लिए भी पूरा प्रोसीजर प्रिपेयर करना कि क्या क्या करिकुलम होगा, कौन सी क्लास में क्या चीज बच्चों को पढ़ानी है, कौन सी एक्टिविटीज करानी है, म्यूजिक के कितने पीरियड होंगे, डांस कराना है कि नहीं कराना, कंप्यूटर्स कितना बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इवेल्युएशन कैसे होगा, ओरल होगा, रिटन होगा कि बच्चों को ऑब्जर्व करके होगा, बच्चों का इंटरव्यू लेके होगा कि कैसे होगा। ये सारी चीजें जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों से कि सब्जेक्टिव ज्यादा पेपर होगा, सारी चीजें आ जाती हैं आपके इसके अंदर कि कैसे बच्चों की क्वालिटी इंप्रूव की जाए, कैसे बच्चों की गुणवत्ता लाई जाए पढ़ाई में। नेक्स्ट आपका प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र जारी करना, यानी कि अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जब बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ले तो देते हैं ना जिसको रिपोर्ट कार्ड काइंड ऑफ, तो वो प्रमाण पत्र जारी करना। लिख लीजिए अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट for completion of elementary education। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन करने पर, कंप्लीट करने पर उनके लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सलाहकार परिषद का गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी काउंसिल। स्टेट एडवाइजरी काउंसिल होने चाहिए, उसमें मंत्री होंगे, ठीक है, उसमें मंत्री होंगे, अलग अलग कल्याण विभाग के लोग होंगे, राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा द्वारा, ठीक है, बाल विकास के लिए उनकी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए काम करेंगे, वो लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए काम करेंगे। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, शिक्षकों के लिए काम करेंगे, ठीक है, शिक्षकों के लिए काम करेंगे। तो ये सब कौन करेगा? आपका राज्य सलाहकार। सलाहकार यानी कि जो एडवाइस देगा, जो एडवाइस देगा रिलेटेड टू एजुकेशन, कुछ भी चीज बच्चों से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, टीचर से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी काउंसिल, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल यानी कि राज्य सलाहकार समिति का गठन होना। और लास्ट है आपका 21st इसमें है, ये है आपका पावर टू इशू You are डायरेक्शन, currently the only person in this conference. निर्देश जारी करने की शक्ति। तो राज्य सरकार को किसी ऐसे मुद्दे अथवा कठिनाई का निवारण करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति होगी जो नियमों के क्रियान्वयन के प्रक्रिया में उत्पन्न हो। तो कोई भी अगर बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ भी लेना है या उसको लेके डायरेक्शंस देनी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो अधिकार किसके पास होगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। पावर्स टू इशू डायरेक्शन। तो 21st है लास्ट आपका, पावर्स टू इशू डायरेक्शन, पावर्स टू इशू डायरेक्शन। तो ये था आपका लास्ट इसमें का पॉइंट, लास्ट पॉइंट था ये आपका कंप्लीट होती है ये यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 आपकी कंप्लीट होती है। यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, इसके बाद यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो एक बार दोबारा से मैं आपको इसको ब्रीफ कर देती हूँ क्योंकि बहुत लेंदी था, इसलिए मैंने इसको लास्ट क्लास में स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि ये फिनिश नहीं हो पाता लास्ट क्लास में, इसलिए आई हैवंट स्टार्टेड इट। तो इसको देखिए एक बार मैं दोबारा आपको रिकैप करा देती हूँ कि क्या क्या चीजें थी इसमें। तो सबसे पहले राइट टू एजुकेशन, एमपी एक्ट, शॉर्ट टाइटल इसका यही है, ईयर कब स्टार्ट हुआ 2011 में। डेफिनेशंस के अंदर
यही डेफिनेशन है कि सीमा को रिलेटेड क्या कहा गया है, जिला शिक्षा अधिकारी या इन सब की डेफिनेशन से रिलेटेड ही है कि डिस्ट्रिक्ट किससे कहा गया है इसमें, मतलब जितने भी टर्म्स इसमें यूज हुए हैं ना, मेजर टर्म्स, उनको डिफाइन किया गया एक्चुअल में। जितने भी मेजर टर्म्स इसमें यूज हुए हैं उनको डिफाइन किया गया है डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। स्पेशल ट्रेनिंग वाले में क्या बताया था मैंने आपको, स्पेशल ट्रेनिंग में सबसे पहले बच्चों की पहचान करना कि किसे ट्रेनिंग की जरूरत है, फिर उनके एज के अकॉर्डिंग उन्हें प्रशिक्षण देना। वो प्रशिक्षण मिनिमम कितने मंथ्स का होना चाहिए, 3 मंथ्स का, और मैक्सिमम वो उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 साल तक उस प्रशिक्षण को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये इसके अंदर था। फोर्थ है आपका एरियाज और लिमिट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6 में आपका एरियाज और लिमिट्स में ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई बच्चा शिक्षा नहीं ले पा रहा, उसके घर से स्कूल दूर है, या वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोकल अथॉरिटी के लिए कि उनको वो चीज उपलब्ध कराए। और अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे स्कूल के लिए खतरा है बच्चों के लिए, जैसे जहाँ पे बाढ़ बहुत आती है या भूसंकलन होता है, ऐसा कुछ है जहाँ पे, तो वहां से भी स्कूल को शिफ्ट करके नॉर्मल प्लेस पे किया जाए ताकि बच्चों के लिए सेफ्टी हो। तो वो एरियाज एंड लिमिट्स में वो सारी चीजें You are थी। currently the only नेक्स्ट था person in this conference. नेक्स्ट था आपका ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की क्या क्या ड्यूटीज बनती है कि बच्चों को पहचाने, कौन से बच्चे पढ़ाई के लायक हैं, एज के अकॉर्डिंग है, कौन से बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है, उनका एडमिशन करवाना। ठीक है, ये सब देखना कि कोई बच्चा वंचित ना रह जाए, ये देखना कि कोई बच्चा वंचित ना रह जाए पढ़ाई से। ठीक है, अगर कोई बच्चे को सेग्रीगेट ना कर रहे हो, कोई बच्चों के साथ बुरा व्यवहार ना हो रहा हो, दुर्व्यवहार ना हो रहा, तो ये सब जो प्रिजर्वेशन करने का काम है किसका है, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का। नेक्स्ट देखिए मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन बाय लोकल अथॉरिटी, कि बच्चों का, उनके एरिया का मेंटेनेंस रखना कि कितने बच्चों का जन्म हुआ। ठीक है, कितने बच्चों का जन्म हुआ, क्या उसका नेम है, क्या फादर नेम है, क्या मदर नेम है, कहाँ वो रहता है, लोकल उसका एड्रेस क्या है उस बच्चे का, कौन सी क्लास में अब वो आ गया, ये सब चीजें आ गई, लोकल अथॉरिटी मेंटेन करेगी। देन है एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वीकर सेक्शन। तो इस सब चीज का ध्यान भी किसको रखना है, लोकल अथॉरिटी को, कि इनको एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा। इनको एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा कि भाई आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो आप स्कूल में नहीं आ सकते। ये सब चीजों का ध्यान भी लोकल अथॉरिटी को। नेक्स्ट है रीइंबर्समेंट ऑफ पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर बाय स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो खर्च उठाया जाएगा, हर बच्चे का खर्च कितना आया पूरे साल के आखिरी में, मार्च में, एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। देन है, ये इसी से रिलेटेड है, देखो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड से ही रिलेटेड है, बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन, कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में ही बर्थ सर्टिफिकेट वाली चीज भी है कि बर्थ सर्टिफिकेट कौन सी 3 जगह से हो तब माना जाएगा। एक तो अगर एएनएम के द्वारा बनाया गया किसी हॉस्पिटल में, ऑक्सिलरी जो मिडवाइफ होती है, जो मिडवाइफ होती है उनके द्वारा अगर उनके रजिस्टर में रिकॉर्ड है, या किसी आंगनबाड़ी में रिकॉर्ड है उस बच्चे के जन्म का, या पेरेंट्स वहां के रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा उस एरिया का जो भी होगा ना, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, उसके द्वारा वो साइन वाइन करवा के और स्व घोषणा अगर पेरेंट्स करेंगे तो वो सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा एडमिशन के लिए। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एडमिशन। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एडमिशन कितना होगा लास्ट डेट से, 3 मंथ्स। फिर है स्कूल रिकॉग्निशन। स्कूल रिकॉग्निशन में था कि हर स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल को स्टार्ट होने से पहले उसकी मान्यता है कि नहीं, वो चेक कर ले You are एक्सपायर्ड तो currently the नहीं हो only गई person है। in this ये सब conference. चीजें ये सब चीजें रिकॉग्निशन में आ जाता है। और भी काफी सारी चीजें थी कि अगर दोबारा से रिकॉग्निशन करवाना है तो 45 डेज पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई नया स्कूल खोल रहे हैं तो उसके लिए भी प्रायर आपको बताना पड़ेगा। और क्या था, स्कूल प्रॉपर होना चाहिए, निरीक्षण के लिए कोई आ रहा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर और ये सब चीजें वहां पे फैसिलिटीज होनी चाहिए बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो ये सब रिकॉग्निशन के अंदर है। नेक्स्ट है आपका एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में मैंने आपको बताया था 3/4 हिस्सा पेरेंट्स का होता है इसमें। 18 मेंबर प्राइमरी स्कूल में होने जरूरी है कमेटी में, और अगर मिडिल स्कूल है तो वहां पे 16 मेंबर्स होने जरूरी है। एक वरिष्ठ महिला शिक्षिका का होना वहां पे जरूरी है। ठीक है, पेरेंट्स कहाँ कहाँ के, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनके पेरेंट्स होना, कोई बच्चा अगर शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी का है, उनके पेरेंट्स का होना इस कमेटी में जरूरी है। या वहां का निगम पार्षद कोई है उस एरिया का, या मेयर है उस एरिया का, तो उसको भी हम शामिल इसमें कर सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रिपेयर करना कम से कम 3 महीने पहले। 3 वाला वर्ड याद रखिए, बहुत जगह यूज हो रहा है इस पूरे में। 3 वाला बहुत जगह यूज हो रहा है, तो मिनिमम 3 मंथ्स पहले आपको स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है कि कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, कितना आप डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, कितना नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स, की टीचर्स की कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना उन्हें भत्ता मिलना चाहिए, क्या उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है स्कूल छोड़ने से पहले या स्कूल ज्वाइन करने के बाद, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ टीचर्स। ड्यूटीज ऑफ टीचर में आ गया कि करिकुलम प्रिपेयर करना, करिकुलम में कुछ टीचिंग लर्निंग मॉड्यूल अपने तैयार करना, पर वीक 45 आवर्स उनको पढ़ाना है इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन टाइम। ये आ गई ड्यूटीज ऑफ टीचर में, बच्चों का ध्यान रखना कि हर हर क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो उन सबकी जिम्मेदारी उठाना। नेक्स्ट है ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफ टीचर्स, कि टीचर्स की शिकायतों को दूर करना और मिनिमम 30 डेज के अंदर टीचर्स की शिकायतें बाय द डिपार्टमेंट ये दूर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है 17th आपका मेंटेनिंग पीपल टीचर रेशो इन ईच स्कूल। हर स्कूल में बच्चों और टीचर्स का अनुपात को मेंटेन करके रखना, कि कई बच्चे बहुत ज्यादा ना हो जाएं या बहुत कम ना हो, उस चीज को प्रॉपरली उस अकॉर्डिंग मेंटेन करना। नेक्स्ट है एकेडमिक अथॉरिटी फॉर लेइंग डाउन द करिकुलम एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर, कि करिकुलम मेंटेन करना, करिकुलम कैसे बनाया जाएगा और करिकुलम में टाइम टाइम पे मॉडिफिकेशन करना, जरूरत के अकॉर्डिंग बनाना बच्चों की, उनका इवेल्युएशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो सारी चीजें डिसाइड करना। नेक्स्ट इज योर अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इट इज इजी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये तो पढ़ते ही। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी काउंसिल, यानी कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना, कि वो एडवाइस देगा हर चीज से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड एडवाइजरी जारी करता है। और लास्ट है आपका पावर्स टू इशू डायरेक्शन। ये पावर्स किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है ये पावर्स। ये पावर्स किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कि अगर कोई निर्देश जारी करने हैं तो वो कौन जारी करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने ट्राई किया है 2-3 बार आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेन करने का। पूरी क्लास देखिएगा, ठीक है? रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाएगा, पूरी क्लास ढंग से आराम से देखिएगा। एमपी एक्ट की 21 इसके अंदर है, ये आपको मेन मेन इसके याद होने चाहिए। इसके अंदर का तो मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया, ठीक है? उसके अंदर का जो पार्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में ही अब आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो पाएगी, यूनिट नंबर 4, जो कि है आपकी शिक्षा में समकालीन मुद्दे व सरोकार, ठीक है? कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड कंसर्न्स इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्लास में ये यूनिट आपकी स्टार्ट होगी। यूनिट 3 आपकी लेंदी थी बाकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग, तो ये अब आपकी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। पढ़ लीजिएगा तब तक, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट जो यूनिट है वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, तो थैंक यू You are एवरीवन। currently the only person in this conference. जो भी आपको क्वेरीज होंगी नेक्स्ट क्लास में, आज शायद ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हुई होगी आप लोगों को, तो जो भी क्वेरीज है इस वीक आप रिजॉल्व करके नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करिएगा। थैंक यू एवरीवन।